हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत करूंगा चैप्टर 8 जो कि आपको देखिए दिया हुआ है, शायद समाकलन के अनुप्रयोग इस नाम से दिया है। लेकिन इसमें जो मेन टॉपिक आपको पढ़ना है, वक्रों से आबद्ध क्षेत्रफल यानी एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। जो भी वक्र आपको दिया हुआ है, अब देखिए वक्र किसी भी तरीके का हो सकता है, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़े हैं। परवलय, अति परवलय, दीर्घ वृत्त, वृत्त, सरल रेखा भी हो सकती है। तो उन सबसे घिरा क्षेत्रफल ये हमें निकालना है। ये आप समाकलन की ही सहायता से निकालेंगे। तभी ये देखिए समाकलन टॉपिक के बाद, वो भी निश्चित समाकलन के बाद, ये दिया गया है। तो देखिए मैं इसके शायद आपको बेसिक समझा चुका था। जो प्रश्नावली मैंने आपको बताई थी 7.8, मैंने आपको एक बात बताई कि जो निश्चित समाकलन है, जैसे लिमिट a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स, ये क्या प्रदर्शित करता है। तो मैंने ये बात जब भी बताई थी आपको, ये वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल ही प्रदर्शित करता है। वही चीज चलिए फिर एक बार बता देता हूं। मान लीजिए अगर आपको कोई वक्र का समीकरण दे रखा है, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स एक वक्र का समीकरण है। मैंने इसका ग्राफ भी देखिए दिखा रखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। और देखिए ये वक्र जो है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ये लिमिटेड भी हो सकता है यानी सीमित हो वक्र, और अनलिमिटेड यानी असीमित भी हो सकता है, जिसका क्षेत्रफल यानी किसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो अनंत तक हम कुछ भी मान रखते जाएं, कोई ना कोई मान निकलता चला जाएगा। इस वक्र की देखिए कोई जरूरी नहीं लिमिट हो। यहां मैंने एक छोटा सा खंड लिया है वक्र का, a, b बिंदु से लेकर c, d बिंदु तक। ये वक्र का एक छोटा भाग है। वक्र हो सकता है देखिए अनलिमिटेड यानी अनंत हो, लेकिन हो सकता है लिमिटेड भी हो, लेकिन ये किसी भी वक्र का एक छोटा भाग है। इस वक्र द्वारा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल अगर हमें ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने चित्र भी बना रखा है। ये वक्र है, ये है x अक्ष। इस वक्र द्वारा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल वो तब पता लगेगा। देखिए मैंने इससे एक लंब गिराया और इस बिंदु से भी एक लंब गिराया, ये x अक्ष है। तो जो मैंने छायांकित कर रखा है भाग, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसी को हम यही बोलेंगे, वक्र द्वारा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल या x अक्ष पर बना क्षेत्रफल। अब आती है कहां से कहां तक है ये क्षेत्रफल, क्योंकि इस क्षेत्रफल की तो लिमिट है। ये यहां से शुरू होता है क्षेत्रफल, यहां पर खत्म है। देखिए ये जो क्षेत्रफल हम दिखा रहे हैं, इसकी लिमिट है। ये यहां से शुरू होता है, यहां पर खत्म होता है। अगर हम ये नोट करते हैं, ये x अक्ष पर इसकी लिमिट क्या है, यहां से शुरू होके यहां तक खत्म है। अब इसके मान अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएंगे। देखिए अगर ये बिंदु है a, b, तो यहां x का मान a है, y का मान b है इस बिंदु पर। यानी ये मान तो देखिए a है और ये मान कितना है b। तो हम तो केवल इस वाले मान की बात कर रहे हैं कि ये कितना है, ये x इक्वल टू a है। यानी इस बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो a, 0 है। मैं यहां a, 0 भी लिख सकता हूं, क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक वो कितनी है, a, 0। चलिए मैं ऐसे ही दिखाता हूं। मैंने यहां x इक्वल टू a ना लिख के मैंने ये कर दिया। देखिए इस बिंदु के निर्देशांक a, 0। अब देखिए अगर ये बिंदु c, d है तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, c, 0। ये देखिए, क्योंकि x का मान c, y का मान d, तो हमें तो केवल x का मान चाहिए इस बिंदु के निर्देशांक के लिए। y का मान तो यहां पर 0 ही है। यानी इस वक्र का जो क्षेत्रफल है a, 0 बिंदु से c, 0 बिंदु तक, यहीं तक लिमिट है इसकी। अब हमें इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है पूरे आकृति का, तो मैंने आपको देखिए 7.8 प्रश्नावली में, जिसमें आपको क्वेश्चंस थे योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, वही मैंने आपको ये बात बताई थी। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था। मैंने आपको देखिए आयत प्रदर्शित किया था। यहां पे इस पूरे क्षेत्रफल को हम छोटे आयतों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। मैंने एक छोटा आयत यहां पे बनाया जिसकी जो चौड़ाई है ये बहुत सूक्ष्म है, इसे आप नगण्य भी कह सकते हैं। यहां पे तो आपको चित्र में देखिए लग रहा है, ये जो आयत मैंने बनाया इसकी चौड़ाई बहुत सूक्ष्म है।
अब इसकी चौड़ाई तब भी मैंने बताई थी, बात कितनी मानेंगे। अब एक बार मैं और बताता हूं। ये देखिए, ये जो आयत बना हुआ है, इसकी चौड़ाई इस समय एक्स अक्ष पर है। इस आयत की जो चौड़ाई है वो कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। इसलिए हम इसकी चौड़ाई को dx लेते हैं। अगर यही आयत की चौड़ाई y अक्ष पे होती, यानी आयत ये ऐसे बनता, तो हम इसकी चौड़ाई क्या लेते? dy। अब मैंने चौड़ाई को लिया dx, और देखिए अगर ये बिंदु जो है वक्र पर, जो आयत पर सबसे ऊपर दिखाया मैंने, अगर हम इसके निर्देशांक मैंने x, y, ये जो बिंदु है देखिए, इसके निर्देशांक अगर हम मानते हैं x, y, तो ये दूरी तो x है, ये दूरी कितनी है? y। इसका मतलब जो आयत की लंबाई है वो y है। जब भी मैंने देखिए यही चीज बताई थी आपको, अब भी मैं यही चीज बता रहा हूं। ये पूरा क्षेत्रफल कई आयतों से मिलकर बना हुआ हम मानते हैं। इसमें से कोई सा एक आयत मैंने दिखाया जिसकी चौड़ाई बहुत सूक्ष्म है, उसे मैंने dx मान लिया। इसकी लंबाई है देखिए y। अब इस आयत का क्षेत्रफल अगर मैं निकालता हूं एक आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि y इंटू dx। ये एक आयत का क्षेत्रफल है, y इंटू dx, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन अब ऐसा एक आयत तो हमें नहीं देखना। यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं और यहां तक, ये जितने आयत होंगे अगर हम उन सबके क्षेत्रफल को जोड़ दें तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल के आएगा। और इसके लिए हम क्या करते हैं, ये y dx तो देखिए एक आयत का क्षेत्रफल है। अगर हम इसका समाकलन कर दें, वो भी कहां से कहां तक? देखिए a से स्टार्ट है और कहां तक है? c तक। मैं x का ही मान क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इस समय देखिए जो बिंदु है वो x अक्ष पर है, और ये जो चौड़ाई है ये भी कौन से अक्ष पर है? x अक्ष पर। ये हमें लेना ही इस तरीके से है। अगर हमें x अक्ष पर बना क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिमिट भी x अक्ष की ही लेंगे और चौड़ाई भी क्या लेंगे? dx। इसका मतलब लिमिट कहां से कहां तक हो गई? a से लेके c तक, y dx। ये क्षेत्रफल हो गया। कौन सी लिमिट हो गई? x बराबर a से कहां तक? x बराबर c तक। ये मैंने देखिए अब लिख दिया यहां पे, x बराबर a से x बराबर c के मध्य इस वक्र द्वारा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल। x बराबर a से x बराबर c के मध्य इस वक्र द्वारा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल, वो हम इससे निकालेंगे। लिमिट a से लेके c तक y dx। अब आप कहेंगे y का मान कहां से आएगा? ये y इज इक्वल टू कितना है? fx। ये वक्र का समीकरण है। आपको वक्र के समीकरण में y का मान निकालना है। जो भी निकल के आएगा मैंने उसे fx मान लिया है, उसका आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष, और लिमिट कितनी लगा देंगे? a से लेके c तक। ये जो मान आपका निकल के आता है, ये मैंने आपको देखिए पहले भी बात बताई थी, ये क्षेत्रफल को ही निरूपित करता है। इस वक्र द्वारा x बराबर a से x बराबर c के मध्य घिरा क्षेत्रफल, ये हमें देखिए निकालना था, जो कि इस सूत्र से निकलेगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बनाया वक्र द्वारा x अक्ष पर घिरा क्षेत्रफल। अब आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जिसमें मान लीजिए वक्र इस तरीके से दिया है, मैंने इसका चित्र बनाया और इसका समीकरण मैंने माना है x इक्वल टू एफ वाई, यानी एक ऐसा वक्र है जो y के पदों में है, x इक्वल टू एफ वाई। ऊपर वाला x के पदों में था। हमें इसी वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालना है, वो भी y अक्ष पर। अब देखिए मैंने इसकी भी लिमिट मानी है। ये वक्र a, b से स्टार्ट होता है और कहां तक? c, d तक, यानी वक्र का एक छोटा भाग है। ये वक्र का एक छोटा भाग है। वक्र तो हो सकता है अनलिमिटेड यानी असीमित हो, सीमित भी हो सकता है। मैंने उसका एक छोटा भाग लिया है। कहां से? a, b से लेके c, d तक। अगर हमें देखिए y अक्ष पर बना क्षेत्रफल निकालना है तो जो भी बिंदु आपको दे रखे हैं उनसे हमें लंब भी y अक्ष पर ही डालने हैं। यहां पे देखिए हमें x अक्ष पर निकालना था क्षेत्रफल, तो हमने लंब भी x अक्ष पर डाली। अब हमें निकालना है y अक्ष पर, तो हमने लंब भी y अक्ष पर डाली। अब देखिए ये जो बिंदु हैं a, b, तो इसके तो होगा 0, b, और ये है c, d, तो इसके होगा 0, d। a, b बिंदु, इसमें हो गया देखिए 0, b, क्योंकि मैंने इस बिंदु के निर्देशांक निकाले तो ये तो y अक्ष पर है, तो y का मान कितना है? यहां पे b, x के मान की जरूरत ही नहीं थी। और ये क्या हो गया? 0, d, क्योंकि c, d था ये, तो इसका मतलब ये मान d है।
एक्स के मान की जरूरत ही नहीं है। ये हो गया 0, d। इसका मतलब है ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है इतना तो कंफर्म है कि लिमिट बी से लेके कहां तक है, डी तक। क्योंकि देखिए एक बात दोबारा देख लें, अगर हम वाई अक्ष पर बना क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिमिट भी हमें वाई अक्ष की ही चाहिए और लंब भी हम वाई अक्ष पर ही गिराएंगे, फिर एक्स अक्ष से कोई मतलब नहीं रहेगा। ऊपर एक्स अक्ष से ही मतलब था, वाई से कोई मतलब नहीं था। तो लिमिट तो देखिए कंफर्म हो गई, मैं यहां लिख देता हूं पहले ही, लिमिट बी से लेके कहां तक, डी तक। अब चलिए आयत की बात आती है। देखिए पहले जो आयत था उसकी चौड़ाई हमने एक्स अक्ष पर मानी थी क्योंकि वो एक्स अक्ष पर बना क्षेत्रफल था। अब की बार अगर हमें वाई अक्ष पर बना क्षेत्रफल निकालना है तो हम आयत भी क्षैतिज ही दिखाएंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने दिखाया, यानी इसकी जो चौड़ाई है ये भी हम dy ही मानेंगे क्योंकि मैंने देखिए पहले ये बात बोल दी थी, y अक्ष पर बना क्षेत्रफल तो लिमिट y की चाहिए, आयत भी हम क्षैतिज दिखाएंगे जिसकी चौड़ाई dy होगी और लंब भी हम y अक्ष पर ही डालेंगे, x अक्ष से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखिए अगर इस बिंदु के निर्देशांक देखिए जैसे मैंने यहां लिखा था, इस बिंदु के निर्देशांक अगर मैं कहता हूं ये x, y है तो इस आयत की लंबाई वो हो गई x, क्योंकि देखिए ये दूरी x है, ये y है तो y से तो कोई मतलब नहीं, हमें ये चाहिए थी। ये दूरी कितनी है, x। इसका मतलब इस आयत का जो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x dy। देखिए ये लंबाई x ही होगी क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक है x, y, x दूरी ये y, तो ये दूरी तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये वाली चाहिए थी, वो x हो गई। तो ये एक आयत का क्षेत्रफल था। अब b से लेकर d तक की लिमिट में जितने भी आयत होंगे उन सबके क्षेत्रफलों का योगफल वो ये समाकलन प्रदर्शित कर रहा है। और ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो समाकलन किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष। वक्र का समीकरण आपको y के पदों में देखना है कि x का मान y के पदों में वो निकालना है और फिर इसका समाकलन करना है, लिमिट b से लेकर d तक f y dy। ये देखिए आपको था एक वक्र द्वारा या तो x अक्ष पर बना क्षेत्रफल, ज्यादातर क्वेश्चन इसके ही होंगे, या एक वक्र द्वारा y अक्ष पर बना क्षेत्रफल, इसके वजह से क्वेश्चंस कम हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दो वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल। देखिए दो वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, अभी तक जो आपने देखिए सीखा था वो एक वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल या तो x अक्ष पर या y अक्ष पर, लेकिन दो वक्रों द्वारा आपस में घिरा क्षेत्रफल ये भी आपको क्वेश्चंस करने हैं इसी चैप्टर में। पहले आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे शायद पॉइंट 1 प्रश्नावली जो होगी एक वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल, फिर शायद जो 8.2 प्रश्नावली होगी उसमें होंगे दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्रफल। हो सकता है वो दोनों वृत्त हों, दोनों परवलय हों, एक वृत्त एक परवलय हो, एक सरल रेखा एक वृत्त हो, कुछ भी हो सकते हैं, दो वक्र होंगे उनके द्वारा आपस में घिरा क्षेत्रफल। तो यही चीज देखिए मैंने इधर भी समझाने की कोशिश की। यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स, दो वक्रों के समीकरण आपको दे रखे हैं, वो चित्र में देखिए मैंने यही दिखाए हैं। ये तो मान लिया चलिए मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये मान लिया y इज इक्वल टू जी एक्स। ये दोनों वक्र हैं, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये y इज इक्वल टू जी एक्स। हमें इनसे घिरा क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए पहले आपको लिमिट भी खुद निकालनी है। कैसे, ये जो समीकरणें आपको दे रखी होंगी इनके पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं दोनों वक्रों के, और वो कैसे निकालते हैं, इन समीकरणों को आपस में हल करके। सबसे पहले इनमें देखिए यही काम करना है, जो भी दो वक्र आपको दे रखे हैं उन्हें आपस में हल करके इन्हें प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या आएंगे वो चीज आपको निकालनी है। वो देखिए मैंने ये मान रखे हैं, मान लीजिए ये पहला प्रतिच्छेद बिंदु है, ये आता है a, b, और जो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु है ये आता है c, d। ये ज्यादा भी आ सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वैसे दो तो बिंदु आते ही हैं। तो ये देखिए जो बिंदु आए a, b और c, d निकल के, इनसे मैंने देखिए लंब गिराई। पहले चलिए मैं x अक्ष वाला मेथड ही आपको बताता हूं। ये देखिए मैंने दोनों बिंदुओं से लंब खींचे, पहले बिंदु से भी लंब खींचा, दूसरे बिंदु से भी लंब खींचा।
ये सिर्फ इसलिए खींचे जाते हैं, देखिए पहले चलिए मैं लिख देता हूं, अगर ये बिंदु a, b है तो इसके निर्देशांक तो हो गए a, 0, और अगर ये बिंदु c, d है तो इसके निर्देशांक हो गए c, 0। इससे आपको लिमिट पता लगती है। जो हम लंब गिराते हैं उनसे केवल क्या चीज कंफर्म होती है, लिमिट a से लेके कहां तक है, c तक। यानी जो क्षेत्रफल आपका बना हुआ है x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू c के मध्य है, ये तो आपको लिमिट पता लग गई। चलिए ये चीज मैं यहां लिख देता हूं, लिमिट तो कंफर्म है a से लेके c तक। अब आता है क्षेत्रफल कैसे निकालें। इसे भी देखिए हम आयतों से मिलकर बना हुआ ही मानेंगे। मैं देखिए क्षेत्रफल जो आपको बना रहा हूं, मैंने अगर लिमिट x अक्ष पे ली है तो आयत भी हम ऐसा बनाएंगे जिसकी चौड़ाई वो x अक्ष के समांतर हो। अगर लिमिट हम x अक्ष पे ले रहे हैं तो हम आयत भी ऐसा बनाएंगे, देखिए चौड़ाई x अक्ष की क्या होनी चाहिए, समांतर। देखिए मैंने चौड़ाई जो ली है वो x अक्ष के समांतर ली है। यानी ऐसे कितने आयत हैं, उन सबके क्षेत्रफलों का योगफल a से लेके कहां तक, c तक, वो होगा पूरा क्षेत्रफल। तो इस आयत की चौड़ाई को मैंने dx मान लिया। क्यों? क्योंकि ये मैंने जो चौड़ाई दिखाई है वो किसके समांतर दिखाई है, x अक्ष की। अब आता है लंबाई की बात। पहले की बात अलग थी, देखिए पहले मैंने ऊपर वाला बिंदु माना था x, y, क्योंकि केवल एक वक्र था। अब तो वक्र भी दो हैं, यानी ये बिंदु मुझे अलग मानना है, ये बिंदु मुझे अलग मानना है। मैं चलिए dx जो है हटा के वो अंदर लिख देता हूं, ये मैंने dx यहां लिख दिया। अब ये बिंदु, इसके निर्देशांक भी कुछ ना कुछ होंगे, और जो ऊपर वाला बिंदु है इसके भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये देखिए जो आयत मैंने बनाया ये ऊर्ध्वाधर है। इसके लिए देखिए ये जो लंबाई x वाली लंबाई है वो बिल्कुल बराबर बैठेगी। हाँ y का मान अलग है, देखिए ये मान y का अलग है, ये मान y का अलग है। यानी इस बिंदु के और इस बिंदु के निर्देशांक में x का मान सेम होगा। ये देखिए मैंने पहले लिख दिया, आप खुद देख सकते हैं। देखिए आप देखिए अगर हम इस रेखा को नीचे बढ़ाएंगे तो x का मान तो दोनों के लिए सेम ही है, चाहे वो इस वाले बिंदु की बात करें चाहे इस वाले बिंदु की बात, x का मान तो दोनों के लिए ही सेम है। चेंज किसका मान है, y का। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने ये वाले बिंदु को तो मान लिया है y1 और ये वाले बिंदु को क्या मान लिया है, y2, क्योंकि देखिए y1 मैंने इतना माना और y2 मैंने पूरे को माना है। y का मान तो अलग है, देखिए क्योंकि ऊपर वाले बिंदु की लिए y बढ़ गया, नीचे वाले के लिए y कम हो गया। तो ये कम वाले को तो मैंने y1 मान लिया, ज्यादा वाले को मैंने y2 मान लिया। यानी इस बिंदु के निर्देशांक x, y1 और इस बिंदु के निर्देशांक x, y2, x का मान तो सेम है दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ, इस आयत की जो लंबाई है, अगर हम आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है, तो ये तो दूरी पूरी y2 है और ये कितनी है y1, ये कितनी बची y2 माइनस y1, वही देखिए लंबाई हुई आयत की y2 माइनस y1। देखिए दोबारा बताता हूं, पूरी लंबाई y2 है और ये नीचे वाली लंबाई y1, तो y2 में से y1 को घटा दें, आयत की लंबाई निकल आई y2 माइनस y1। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है y2 माइनस y1 और चौड़ाई कितनी है dx, तो ये एक आयत का क्षेत्रफल हुआ y2 माइनस y1 इंटू dx। अब a से लेकर c तक की लिमिट में ऐसे जितने आयत होंगे उन सबके क्षेत्रफलों का योगफल वो यही समाकलन प्रदर्शित कर रहा है। अब अंतर केवल आता है कि y2 और y1 के मान कहां से आए। देखिए y2 ये जो बिंदु है ये ऊपर वाले वक्र पर है, यानी y2 का मान वो इस वाले y से निकलेगा। वो इस वाले y को आप y2 ही माने और वो किसके इक्वल है, fx के। यानी y2 का मान वो देखिए मैंने रख दिया fx माइनस y1 का मान, y1 देखिए इस वाले बिंदु पर है, इस वाले वक्र पर, और ये जो वक्र है ये देखिए इसकी समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू gx। तो इसका मतलब y1 जो है वो ये वाला y है, यानी कितना gx, fx माइनस gx। क्योंकि यहां पे दो वक्र थे, पहले देखिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं पड़ती, सीधा लिख दिया y dx, एक वक्र आ गया। दो वक्र वाले में आपको ध्यान देना है, ऊपर वाला बिंदु वो ऊपर वाले वक्र पर ही होगा और जो नीचे वाला बिंदु है वो नीचे वाले वक्र पर होगा। उनकी समीकरण आपको ध्यान से देखनी है। वही देखिए मैं देख रहा था, ऊपर वाली समीकरण क्या है fx और नीचे वाली क्या है gx। अब हम इसका समाकलन अगर कर दें x के सापेक्ष
और लिमिट कितनी है, ए से लेके सी तक। ये जो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा वो यही क्षेत्रफल निकल के आएगा। ये मैंने आपको बताया, देखिए एक्स अक्ष वाला मेथड। अब कभी कभी ऐसा होता है एक्स अक्ष से निकालने में प्रॉब्लम पड़ती है, हमें वाई अक्ष पे भी निकालना पड़ता है क्षेत्रफल। तो यही चीज देखिए मैंने यहां भी लिखी। अगर वक्रों की समीकरण आपको वाई के पदों में दे रखी हो, जैसे एक्स इक्वल टू एफ वाई और एक्स इक्वल टू जी वाई, दो वक्रों के समीकरण हैं, वो देखिए मैंने ये माने हैं। मान लीजिए, चलिए मैंने इस वाले को तो मान लिया एक्स इक्वल टू एफ वाई और इस वाले को मान लिया एक्स इक्वल टू जी वाई। तो पहला काम तो आपको यही करना है, जब भी दो वक्र वाला क्वेश्चन आएगा आपको दोनों प्रतिच्छेद बिंदु निकालनी है। कुछ ना कुछ तो होंगे ये। मान लीजिए जो पहला प्रतिच्छेद बिंदु है वो तो है ए कॉमा बी, और जो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु है वो है सी कॉमा डी। कुछ भी हो सकते हैं ये, मैंने ये मान लिए। तो अब आप अगर वाई एक्स वाला मेथड यानी आयत इस तरीके का बनाएंगे, चलिए मैं आयत को पहले ही बना देता हूं। अगर हम आयत बनाते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है देखिए आयत की वो वाई अक्ष के समांतर है, यानी इस समय जो आयत की चौड़ाई लेंगे हम वो डी वाई लेंगे, मैंने लिख दिया अंदर। तो लिमिट भी फिर हमें वाई अक्ष की ही चाहिए। देखिए चौड़ाई अगर एक्स अक्ष के समांतर लेंगे तो सब कुछ हम एक्स अक्ष पर ही निकालेंगे, लिमिट भी, लंब भी एक्स अक्ष पर ही डालेंगे, चौड़ाई भी डी एक्स लेंगे, ये बात और वक्र की समीकरण भी एक्स के पदों में होंगी। फिर वाई से कोई मतलब नहीं, यहां पे एक्स से कोई मतलब नहीं होगा, यानी अगर हम लंब भी डालते हैं देखिए तो वो वाई अक्ष पर ही डालेंगे दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं से। अब अगर ये ए कॉमा बी है बिंदु तो इसके निर्देशांक तो हो गए देखिए 0 कॉमा बी, और अगर ये सी कॉमा डी है तो इसके हो गए 0 कॉमा डी। ये देखिए, यानी ये तो कंफर्म है, लिमिट बी से लेके कहां तक है, डी तक। चलिए मैं यहां लिख देता हूं लिमिट बी से लेके डी तक। अब आती है आयत के क्षेत्रफल की बात। चौड़ाई तो चलिए हमें पता है डी वाई, लंबाई नहीं पता। लंबाई निकालने के लिए हमें ये बिंदु चाहिए होते हैं, देखिए ये दोनों बिंदु जो दोनों वक्रों पर हैं, एक तो ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु। जैसे यहां पे x का मान सेम था तो यहां पे भी किसी ना किसी चीज का मान सेम होगा। अब ये आयत देखिए क्षैतिज है तो इसके लिए y का मान देखिए सेम होगा। आप चाहे इस बिंदु से डाल के देख लें और इस बिंदु से, दोनों के लिए y का मान सेम है। तो y तो चलिए मैं लिख देता हूं, y तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। x का मान डिफरेंट होगा क्योंकि देखिए ये x का मान कम है, ये x का मान ज्यादा है। मैंने पहले वाले बिंदु को तो मान लिया x1 y और दूसरे वाले को मान लिया x2 y। देखिए क्योंकि ये x1 मानी मैंने दूरी, ये y, और ये x2 मानी है, ये y, तो x1 y। अब आपको देखिए कंफर्म पता लग रहा होगा, इस आयत की जो लंबाई है अगर ये x1 है और ये पूरी है x2 तो ये कितनी बची, x2 माइनस x1। वो देखिए ये एक आयत की लंबाई हुई, और एक आयत का क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए यही तो हो गया, लिमिट b से लेकर d तक x2 माइनस x1 dy। अब आती है इनके मान रखने की। x2 का मान कौन से वक्र पर है, अभी देखिए मुझे भी नहीं पता, ये चित्र देख के ही पता लगेगा। x2 देखिए ये वाला वक्र है, x2 बिंदु देखिए इस वक्र पर है, और ये वक्र कौन सा है, fy, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया। माइनस x1 देखिए इस वाले वक्र पर है, और ये कौन सा वक्र है, gy। जो भी होंगे देखिए यहां तो मैंने लिखे हैं, ये आपको ध्यान से देखने हैं। अब जो यानी उत्तर निकल के आएगा वो आपको इसी क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। ये देखिए क्वेश्चन देखना पड़ता है, किस क्वेश्चन में हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं और किस क्वेश्चन में y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं, y का मान x के पदों में, तो हम x वाले मेथड से करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपके x वाले मेथड के ही हैं। और अगर हम y का मान आसानी से निकाल सकते हैं तो हम y के पदों में करेंगे। दोनों मैंने आपको इसलिए बता दिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन देखने पर ही बात पता लगती है किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए मैं जो आपको बताऊंगा वो कुछ रिवीजन होगा जो 11वीं क्लास का है। देखिए 11वीं क्लास में जो आपने पढ़ा है शंकु परिच्छेद वाले चैप्टर में, वही सब चलिए एक बार रिवाइज कराने की बात है क्योंकि थोड़ा दिमाग से मिस भी होता है। सरल रेखा, आपने सरल रेखा के कई सारे रूप पढ़े हैं।
इस तरीके की जो भी समीकरण आपको लिखी हुई मिलेगी, यानी जिसमें x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 हो, वो सरल रेखा को ही निरूपित करती है। मैंने इसलिए देखिए ब्रैकेट में भी लिखा है, दोनों चरों की घात 1, दोनों चरों की घात 1, यानी x की पावर भी 1 हो, y की पावर भी 1 हो, अगर दोनों चरों की घात 1 है तो वह सरल रेखा को निरूपित करती है। दोनों चर का मतलब देखिए x और y हुए, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1, ऐसी कोई भी समीकरण जिसमें दोनों की पावर 1 हो वो सरल रेखा ही होगी। अब इसके भी कई रूप होते हैं, शायद आपको याद भी होंगे। अगर कोई इस तरीके से लिख के आता है x इक्वल टू के, तो वो y अक्ष के समांतर है रेखा, y इज इक्वल टू के, वो x अक्ष के समांतर है, के कोई भी संख्या हो सकती है, y इज इक्वल टू mx, यानी केवल इतना दे रखा है। ऐसी रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। देखिए आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वो तो देखिए यही रूप हो गया, लेकिन इसमें c का मान हो ही नहीं, यानी नियतांक c का मान 0 है, केवल x और y के पद हैं, तो आप इसमें रख के देखिए x का मान 0 रखा, y का मान भी 0 आ रहा है। ऐसी रेखा मूल बिंदु से ही होकर जाएगी। और चौथे नंबर पे ये भी लिख दिया मैंने, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये अंतःखंड रूप कहलाता है, यानी x अक्ष को जिस बिंदु पे काटेगी a, 0, a लंबाई का, और y अक्ष को किस बिंदु पे काटेगी 0, b, तो ये दो बिंदु तो यहां पे कन्फर्म हो रहे हैं, a, 0 और 0, b, ये कहलाएगा अंतःखंड रूप। जो आपको देखिए क्वेश्चंस में मिलेंगे, मैंने वही लिखने की कोशिश की है, या तो मानक रूप मिलेगा या इन चारों में से कोई ना कोई मिलेगा। अब आता है देखिए दूसरा, यानी परवलय। परवलय की समीकरण की पहचान ये है, देखिए जैसे यहां पे दोनों चर, इनकी घात 1 है, परवलय में दोनों में से किसी एक की घात 1 होगी और दूसरे की घात 2 होगी। मैंने यहां लिखा है, देखिए एक चर की घात 1 होगी और दूसरे चर की जो घात है वो 2 होगी। ये इसकी पहचान है परवलय की समीकरण की। कोई भी एक चर हो सकता है, x की घात 1 हो तो y की घात 2 होगी, और y की घात 1 है तो x की घात 2 होगी। इसके 4 रूप होते हैं जो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देखिए यहां पे x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, यहां भी x की पावर 1 है, y की पावर 2, लेकिन केवल क्या अंतर है, ऊपर प्लस के 4ax है, नीचे माइनस के 4ax। इसका मतलब क्या है, आपको जो देखना है कि परवलय किस दिशा में बन रहा है, वो ये देखना है किसकी पावर 1 है। देखिए यहां पे x की पावर 1 है तो ये x अक्ष की दिशा में बनेगा, अगर ये प्लस के 4ax है तो प्लस की दिशा में, यानी धनात्मक दिशा में बनेगा। और देखिए यहां भी देखिए x की पावर 1 है तो ये भी x अक्ष की दिशा में बनेगा, लेकिन ये माइनस के 4ax है, इसका मतलब है x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में बनेगा। देखिए दोबारा बता रहा हूं, पावर किसकी 1 है, x की, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा और ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। और ऐसे ही देखिए अगर हम इन दोनों पर ध्यान दें, यहां y की पावर 1 है तो ये भी y अक्ष की दिशा में बनेगा, ये भी y अक्ष की दिशा में बनेगा, लेकिन क्योंकि बाहर प्लस है तो y अक्ष की धनात्मक दिशा में, और यहां माइनस है तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। ये y अक्ष की धनात्मक दिशा, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में बनेगा। शायद आपको चित्र बना के दिखाता हूं, ध्यान भी आएगा। मान लीजिए पहला वाला चित्र देखिए x अक्ष की धनात्मक दिशा में, तो आप लोग देखिए इस तरीके का चित्र बनाते थे, ये है वो देखिए परवलय। ये परवलय ऐसा है देखिए जो x अक्ष की धनात्मक दिशा में है, और यहां पे बात आती है ये a नियतांक की, तो a नियतांक देखिए x अक्ष पर बना हुआ है, तो इस बिंदु के निर्देशांक जो ये a, 0 लिखे हैं, ये इसकी नाभि के निर्देशांक होते हैं। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, जब चित्र बनाएंगे तो थोड़ा और डीपली बता दूंगा, अभी के लिए थोड़ा ध्यान दिलाया मैंने। ये नाभि होती है, जो नियतांक आपका निकल के आएगा a का मान, वो होती है नाभि के निर्देशांक। और ये परवलय देखिए x अक्ष की धनात्मक दिशा में। अब नीचे वाला अगर मैं इसे इधर बना दूंगा, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में हो गया, उसमें नाभि हो गई माइनस की a, 0। अब तीसरे नंबर पे y अक्ष की धनात्मक दिशा, यानी वो ऊपर की तरफ बन जाएगा 0, a नाभि के निर्देशांक। और चौथा वाला शायद समझ ही गए होंगे, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, यानी वो नीचे की तरफ बन जाएगा, नाभि के निर्देशांक 0, -a। ये देखिए क्वेश्चन देख के पता लगेगा कौन सा परवलय है। वैसे कोशिश वैसे शायद यही होगी मेरी, और शायद क्वेश्चंस भी इन्हीं के ही ज्यादा होंगे। एक तो x अक्ष की धनात्मक दिशा,
और एक y अक्ष की धनात्मक दिशा। शायद ऋणात्मक दिशा वाले क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, इन्हीं के क्वेश्चंस ज्यादा हैं जो धनात्मक दिशाओं वाले हैं। यही आपको ध्यान भी रखने थे। तो ये तो था देखिए परवलय, जो आपको 4 रूप में देखना है। अब आता है देखिए तीसरे नंबर पे वृत्त। देखिए वृत्त की समीकरण की पहचान ये है, दोनों चर यानी x और y दोनों की घात 2 होगी उसमें, यानी x की घात भी 2 होगी, y की घात भी 2 होगी, लेकिन दोनों के गुणांक भी समान होंगे फिर, यानी x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक वो समान होंगे। ये पहचान है वृत्त की समीकरण की। देखिए दोनों की घात 2 होगी, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक वो आपस में कैसे होंगे? समान। देखिए पहला रूप मैंने लिखा वृत्त का, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपने 11th में पढ़ा है। h और k जो होते हैं यानी कि h कॉमा k ये तो होते हैं केंद्र के निर्देशांक, और जो ये r होती है ये होती है त्रिज्या। ये वृत्त का मानक रूप ही है। और नहीं तो शायद आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो देखिए इस वाले रूप के मिलेंगे जो नंबर 2 पे लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहता हूं जो पहले नंबर पे समीकरण लिखी है इसमें h का मान 0 रख दें, k का मान 0 रख दें, तो आपके नीचे वाली समीकरण ही बन जाएगी। यानी ऐसा वृत्त जिसका केंद्र 0,0 हो यानी मूल बिंदु, उसकी समीकरण देखिए वो यही होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी के मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। केंद्र इसका 0,0 यानी मूल बिंदु, त्रिज्या हो गई आर। ये देखिए वृत्त हो गया। अब आता है दीर्घवृत्त। यहां भी दोनों चरों की घात 2 है, यानी x की घात भी 2 ही होगी, y की घात भी 2 ही होगी, लेकिन यहां पे दोनों के गुणांक अलग अलग होंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ और होगा, वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ और होगा। और देखिए दीर्घवृत्त की जो मानक समीकरण है वो मैंने यहां लिख रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों के गुणांक अलग अलग हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1/a स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1/b स्क्वायर। यहां पे देखिए इक्वल थे 1 1, कुछ भी हो सकते हैं। देखो यही देखिए मैंने दूसरे नंबर पे भी लिखी है। अब आप लोग शायद ये सोचेंगे कि 2 बार मैंने क्यों लिखा। हो सकता है a का मान बड़ा हो b से या b का मान बड़ा हो a से। अगर देखिए a का मान बड़ा है b से तो a किसके नीचे लिखा है? x के नीचे। तो आपका दीर्घवृत्त इस तरीके का बनेगा। और अगर देखिए b बड़ा है तो y के नीचे वाला नंबर, तो दीर्घवृत्त आपका इस तरीके का बनेगा। यही चीज आपने पढ़ी थी 11th क्लास में। ये देखिए x अक्ष वाला कहलाएगा दीर्घवृत्त और ये कहलाएगा y अक्ष वाला। तो यही देखिए आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, सरल रेखा से संबंधित क्वेश्चंस, परवलय से संबंधित, वृत्त से संबंधित और दीर्घवृत्त से संबंधित। शायद कुछ क्वेश्चंस त्रिकोणमिति के भी हो सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जो इसकी देखिए पहली प्रश्न वाली होगी यानी कि 8.1, वो केवल एक वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल पर आधारित है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।